हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 4 अगस्त 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन एंड SIR। बहुत ज़्यादा डिबेट में चल रहा है ये। तो EC आस्क तेजस्वी टू गिव वोटर ID कार्ड फॉर प्रोब। SIR stands for Special Intensive Revision। एक्चुअली हुआ क्या, इस साल के एंड तक बिहार में होने वाले हैं असेंबली पोल्स, है ना। और इन असेंबली पोल्स के पहले, है ना, हर असेंबली पोल के पहले या हर जनरल इलेक्शन के पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। ठीक है, क्यों रिवाइज करता है? क्योंकि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ वोटर जो होते हैं वो ऐड होते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स हमारे यहाँ एज है, तो कुछ 18 ईयर्स को क्रॉस कर जाते हैं तो वो वोटिंग स्पैन में आ जाते हैं। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग माइग्रेट हो जाते हैं, तो उन्हें वोटिंग लिस्ट से हटाना भी पड़ता है, इसलिए रिवीजन होता है। बिहार से एक रिपोर्ट आई कि बिहार में बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। किस तरह से फर्जी हैं ये लोग? तो इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो इंडिया से बिलोंग ही नहीं करते हैं। इनकी नेशनलिटी है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, प्लस कुछ लोग ऐसे भी हैं और जिनके नाम पे आज भी वोट डाला जा रहा है बट उनकी कई साल पहले डेथ हो चुकी है। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो बिहार को परमानेंटली लीव कर चुके हैं, परमानेंटली बिहार से माइग्रेट कर चुके हैं, बट उनके वोट का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। तो इससे क्या होता है, अब जब इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में शुरू हो जाती हैं, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में एंटर कर जाती हैं, तो हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रिग्ड हो जाता है। दैट इज वाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया कि बिहार में होगा एक SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, एंड ये जो रिवीजन है वो हुआ, कंप्लीट हुआ, और इसकी जो पहली लिस्ट है डे बिफोर यस्टरडे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू की। और इस रिपोर्ट में, इस लिस्ट में पता चला कि 65 लाख वोटर्स अराउंड, उनके जो नेम है वो वोटिंग लिस्ट से हटा दिए गए। इसके बाद पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है इस इशू पे, है ना। बीजेपी क्योंकि सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसोसिएट कर दिया जाता है अक्सर रूलिंग पार्टी के साथ में। बीजेपी भी करती थी जब वो अपोजिशन में होती थी। तो जो अपोजिशन है, जो खास करके इंडिया ब्लॉक है, वो एलिगेशन लगाने लगी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। ऐसे में जो बिहार में मेन अपोजिशन लीडर है तेजस्वी यादव, इन्होंने बोला कि मेरा ही नाम क्या कर दिया गया, वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तो इसी को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानकारी मांगी है तेजस्वी यादव से। इनसे बोला कि आप हमें अपनी वोटर ID दीजिए, आप हमें अपनी वोटर ID दीजिए, हम देखेंगे कि आपका नाम कैसे हटाया गया है, कहां से हटाया गया है। ठीक है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी जताई है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी कि देखो मेरा नाम हटा दिया गया है, वहां पर जिस वोटर ID कार्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया था वो कैसा था, फर्जी था। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने वोटर ID कार्ड दिखाने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी का पपेट कहना शुरू कर दिया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना। ये हमेशा से होता आ रहा है ना। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विक्ट्री क्या है कि उसने अपने इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा फ्री एंड फेयर तरीके से
वर्क करने की जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड की है। तो अभी ये चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे, हम लोग पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आज आपको नहीं देंगे। आज आपसे सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस टॉपिक में, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। हम लोग कई बार द हिंदू में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, ये बताओगे आप कमेंट सेक्शन में। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो ये 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर्स की एज जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वो होता है, ठीक है। जो इनके सैलरीज होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान होती हैं, और इनको जो हटाने का प्रोसीजर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। बट इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है व्हेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए ऐसी रिकमेंडेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से इन दैट कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल पर्सन बॉडी हुआ करता था टिल 1989 के बाद इसको 3 पर्सन बॉडी बना दिया गया। पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यूज इज फ्रॉम बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज टू हिट इंडियन मार्केट सून। तो सिमोन हैक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो अभी ये इंडिया की विजिट पे हैं, और इंडिया में क्या पर्पज है इनकी विजिट का, क्योंकि जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है CIP है, वो अपना साउथ एशिया रीजनल सेंटर खोल रहा है इन इंडिया। कहां पे, आगरा में, ठीक है। तो याद रखेंगे करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो अपना साउथ एशिया का जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल सेंटर है, वो इंडिया के किस सिटी में खोल रहा है। तो योर आंसर विल बी आगरा, ठीक है। तो ये विजिट कर रहे हैं इंडिया को, है ना, इस पर्पज के लिए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया द हिंदू को अपना इंटरव्यू देते टाइम कि जो जल्दी ही जो बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज हैं वो इंडियन मार्केट में आने वाले हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज के बारे में हमने सुना होगा। ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली वेजिटेबल है ना। बट ये बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज क्या होता है, हमने स्वीट पोटैटोज सुने हैं, हमने सिंपल पोटैटोज सुने हैं, हमने रेड पोटैटोज सुने हैं, बट ये बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज क्या होते हैं। तो बायोफोर्टिफाइड एक अलग टर्म है, ठीक है, जो बना है बायोफोर्टिफिकेशन से, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट पावर है उसको इनहांस किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप increase their nutritional value, specifically targeting micronutrient deficiencies like iron, zinc and vitamin A, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस है ना, कोई वेजिटेबल है, कोई क्रॉप है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है ना, तो एक प्रोसेस जिसके थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स को उसमें इंजेक्ट किया जा सकता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफाइड पोटैटो हमारे मार्केट में आने वाले हैं, है ना। फाइनली इनका कहना है कि जो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके पास ये परमिशन के लिए गए हुए हैं। जैसे ही परमिशन मिल जाती है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो बायोफोर्टिफाइड पोटैटो है वो किस तरह से, किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन उनमें किया गया है, तो हमारे जो पोटैटोज हैं उनमें आयरन की कमी होती है बहुत ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्ब्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आयरन की कमी होती है। तो बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू पोटैटो की इस ब्रीड में क्या डाला गया है, आयरन इंजेक्ट किया गया है, विटामिन ए इंजेक्ट किया गया है। तो अब जो पोटैटोज इंडिया में कंज्यूम किए जाएंगे, है ना, तो उससे आपकी जो आयरन की कमी है वो भी दूर होगी, इसके अलावा जो विटामिन ए की कमी है वो भी दूर होगी।
ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ये सेफ है? जो बायो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा सेफ है? तो देखो, इसके बारे में आपको प्रो एंड कॉन्स दोनों ही मिलेंगे। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, ठीक है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसीज होती है लोगों के अंदर, है ना, उसको दूर करने का कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ना। पोटैटो रेट वही है ना, बट न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, है ना, तो उसी रेट पे आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना, आपका शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू रेगुलर डाइट्स, है ना, रेगुलर डाइट्स में न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया, वेजिटेबल्स में ऐड किया जा रहा है, मीट में ऐड किया जा रहा है, इसके अलावा राइस में ऐड किया जा रहा है, वेजिटेबल्स में ऐड किया जा रहा है। तो आपकी जो रेगुलर डाइट्स है उनमें ही क्या कर दिया गया, आपके न्यूट्रिएंट्स को एनहांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। रीचेज रिमोट एंड वल्नरेबल पॉपुलेशंस, है ना, ऐसे एरियाज में, है ना, जो दूर दराज हैं, अफ्रीका के एरियाज जहां बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड सप्लाई नहीं है, तो अगर हम वहाँ पे बायो फोर्टिफाइड जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको भेजते हैं तो कम फूड में अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन सच एज बायो फोर्टिफाइड सीड कैन बी रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, यानी कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, इनको आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे, कुछ नुकसान भी होते हैं इनके। चैलेंजेस भी क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स विद एक्सेस आयरन इंटेक, तो एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। पोटेंशियल फॉर रिड्यूज यील्ड और अदर नेगेटिव ट्रेड इन सम बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज, ठीक है। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, अभी मतलब बायोफोर्टिफिकेशन की जब बात करी जाती है तो जनरली जो कंज्यूमर्स होते हैं इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं, है ना, कि बायोफोर्टिफाइड इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, कुछ और ज़्यादा इम्प्लीकेशन तो नहीं हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे, तो इस तरह के फियर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें हम ICAR की, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन रिसर्च को प्रमोट करने का काम करता है ये इंस्टीट्यूशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन 1929, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी फॉरेन क्रॉप ब्रीड हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है तो उसको अप्रूव करने का काम करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया फिलीपींस रिलेशंस। फिलीपींस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया एज टू साइड्स लुक टू डीपन मैरीटाइम टाइज, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं एस जयशंकर, एंड इसके अलावा जो दूसरे पर्सन है वो फिलीपींस के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं एनरिक ए मैनालो, ठीक है। तो इनके बीच में अभी बातचीत कंक्लूड हुई मार्च 2025 में, है ना, और फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं, और ये विजिट कोई 1 या 2 दिन की नहीं होने वाली है, ये पूरी 4 डे विजिट होने वाली है, ठीक है। क्या नाम है फिलीपींस के प्रेसिडेंट का? तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। जूनियर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इनके जो फादर थे वो भी फिलीपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनके नाम क्या है, जूनियर लगा हुआ है। तो अगस्त 4 यानी कि आज से लेके 8 अगस्त तक ये इंडिया की विजिट पे रहेंगे, ठीक है, और प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इनकी फर्स्ट विजिट है। इनके फादर, है ना, फर्डिनेंड जो मार्कोस हैं, उन्होंने भी विजिट किया था इंडिया को इन 1976। तो बहुत सारी बात होने वाली है क्योंकि इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन, है ना, बाय द टाइम डीपन होते गए, ऑल थैंक्स टू चाइना। चाइना साउथ चाइना सी में एग्रेशन दिखाता है, एंड जो फिलीपींस है वो साउथ चाइना सी में ही एक कंट्री है ना। तो फिलीपींस के बहुत सारे आइलैंड को चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है, तो फिलीपींस और चाइना के बीच में एक राइवलरी है, एक एनिमिटी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से जो फिलीपींस है वो इंडिया को देखता है अपने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें 1962 का वार, उसके बाद डोकलाम स्टैंड ऑफ, गलवान वैली इंसिडेंट एंड LAC इंसिडेंट जो स्टैंड ऑफ हुआ था, 4 साल 5 साल स्टैंड ऑफ चला, अभी जाके ख़त्म हुआ है। तो इंडिया चाइना के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। तो ऐसे में भाई
सिंपल फिलॉसफी होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया के साथ अपने रिश्ते, है ना, इंडिया फिलीपींस के रिश्तों को डीपन करने के लिए विजिट कर रहे हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके बात होने वाली है, साउथ चाइना सी को लेके बात होने वाली है, क्योंकि जो इंडिया है साउथ चाइना सी पे क्या स्टांस रखता है कि जो ओशन है वो सबके लिए होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो फ्री मैरीटाइम जो शिपिंग है उसकी बात करता है इंडिया, तो इस वजह से ये विजिट कर रहे हैं इंडिया को। इसके अलावा इंडिया को एक डिफेंस सप्लायर के रूप में भी देखता है फिलीपींस। अभी हाल ही में फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस परचेज किया, ठीक है। और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी परचेज करेगा ये इंडिया से। तो इंडिया से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इसके अलावा इंडिया को क्या फायदा मिलता है? इंडिया को एक अपना अलाय मिल जाता है, एक पार्टनर मिल जाता है जो बिल्कुल चाइना के नियर बाई है, साउथ चाइना सी में, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? ये आपके फिलीपींस में है। ये रहा आपका फिलीपींस, दिस इज फिलीपींस, ठीक है। पूरा आइलैंड बेस्ड कंट्री है, पैसिफिक ओशन है एक साइड में, दूसरे साइड में आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल यहाँ मिलेगी मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ठीक है। अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी क्या है? पीसो, ठीक है। करेंसी फिलीपीन पीसो, है ना। कैपिटल मनीला, ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो इंग्लिश, प्रेसिडेंट बोंग मार्कोस, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 2 सालों से चल रहा है ना। और इस कॉन्फ्लिक्ट में अब, है ना, जो कुछ भी हो रहा है उसे बस जीनोसाइड कहा जा सकता है। इसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, मैच्योर कंट्रीज हैं, वो अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं। अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं गाजा की और दे आर हॉरिफिक। इसके अलावा यूके प्रेशर बिल्डअप कर रहा है इजराइल पे कि आप जो कुछ भी गाजा में कर रहे हो, जिस तरह की बॉम्बिंग कर रहे हो, आप इसे रोक दीजिए, अदरवाइज हम पैलेस्टाइन को क्या कर देंगे? रिकॉग्नाइज कर देंगे। फ्रांस ने भी बोल दिया कि हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर देंगे इन केस अगर आप ये 3 महीनों के अंदर ये वॉर नहीं रोकते हो, ठीक है। अभी तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऑफिशियली आंकड़ा है, ठीक है। अनऑफिशियली ये आंकड़ा लगभग 1 से 1.5 लाख के समथिंग है ना। तो इजराइल के को मतलब अब सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं आया है ना। बिकॉज अब इंडिया ऐसे टाइम पे जब यूएसए के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है ना, तो एक और अलाई अपना खोना नहीं चाहता है। बिकॉज अभी हमने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इजराइल ने जिस तरह का वोकल सपोर्ट हमें दिया था, डिफेंस सपोर्ट हमें दिया था, विच वॉज कमेंडेबल। दैट इज वाई हम लोग इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अभी कल ही एक एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें 33 गार्जियंस को मार दिया गया, किल्ड बाई इजरायली फायर व्हाइल सीकिंग एड। और ये लोग कैसे थे? ऐसे नहीं इनके हाथ में कोई वेपन था, ये एड का वेट कर रहे थे। इन्होंने कहा फाइटर जेट आ रहे हैं, शायद कोई एड लेके आया होगा, बट एक्चुअली में वो फाइटर जेट थे और इन पर फायरिंग कर दी गई और 33 लोग मारे गए। तो ये हमारे यहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए एंड हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कर दिया और यहाँ पे 50,000 लोग मारे गए, यानी कि जान की कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है। चलिए चलते चलते जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल, दिस इज स्टेट ऑफ इजराइल। अगर आप एक तरफ देखोगे तो आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरबिया देखने को मिलेगा, ऊपर सीरिया देखने को मिलेगा, गोलन हाइट, यहाँ पे सीरिया और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इजराइल ने फिलहाल इसको ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर नॉर्थ में जाएंगे, फार नॉर्थ में, तो लेबनान देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। तो ये लैंड बाउंड्रीज हैं इजराइल की। अगर वाटर बॉडीज की बात करें, है ना, तो मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको रेड सी भी देखने को मिलेगा, रेड सी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे ये मासेकर चल रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली इजराइल क्या चाह रहा है? परमानेंट सॉल्यूशन चाह रहा है। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या चाह रहा है? कि हमास को खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। दैट इज बाई इतनी इंटेंसिव फायरिंग, इतनी इंटेंसिव बम्बार्डमेंट हो रही है ओवर गाजा स्ट्रिप। दिस इज कॉल्ड वेस्ट बैंक।
ठीक है, वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, पैलेस्टाइन बोला जाता है। तो इसी को रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है। कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम इज द कैपिटल, जेरूसलम इज द कैपिटल, ठीक है। दिस इज हाइफा, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है ये इजराइल का। तेल अवीव, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिटी ऑफ इजराइल। तो ये इजराइल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के द हिंदू में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।